हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आईएएस एकेडमी में। दोस्तों, पूरे भारतवर्ष में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होती है उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पॉलिटिकल साइंस से संबंधित टॉप 25 प्रश्न आज मैं आपके लिए लेके आया हूं, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आपने इन प्रश्नों को नहीं देखा तो आपका बहुत बड़ा नुकसान है वो संभव हो सकता है। इसलिए ये 25 के 25 प्रश्न है वो आपको रटने हैं। आराध्या आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन को दबाना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रश्न। देखिए, प्रश्नों का लेवल है वो बहुत ही शानदार है और इन प्रश्नों को जरूर देखिए दोस्तों, ठीक है। देखिए, पहला प्रश्न है, संसद धन पर अनेक तरीकों से नियंत्रण करती है, निम्न में से कौन सा तरीका सही नहीं है? तो कौन सा तरीका इसमें सही नहीं है दोस्तों? संसद धन पर अनेक तरीकों से नियंत्रण करती है, ठीक है। देखिए, यह भारत की संचित निधि से खर्च किए गए धन को स्वीकृति प्रदान करती है, बिल्कुल सही है। संचित निधि से जो खर्च किए गए धन को दोस्तों स्वीकृति प्रदान करती है, बिल्कुल सही है। कौन? संसद। दूसरा है, यह कर लगाती है तथा उन्हें एकत्रित करती है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, यह केंद्र का बजट तैयार करती है तथा उसे पारित करती है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों इसमें। देखिए, संसद है ये धन पर अनेक तरीकों से नियंत्रण करती है, लेकिन उसमें से जो सी नंबर का ऑप्शन है वो तरीका सही नहीं है, इसलिए सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाकी दोस्तों चौथा नंबर का इनमें से कोई नहीं है तो इसका कोई महत्व नहीं रखता, तो इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए ऐसे प्रश्न है वो अभी वर्तमान लेवल के प्रश्न है ये। पहले तो नॉर्मल तरीके से पूछे जाते थे कि राष्ट्रपति की नियुक्ति है वो कैसे होती है, कौन से मतदान प्रणाली द्वारा होती है। अब आज के जो टाइम है इसमें प्रश्नों का जो लेवल है वो आप देख सकते हैं, ऐसे ही प्रश्न आएंगे वहाँ पे। देखिए, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी अधिनियम पारित किया गया? तो दोस्तों यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दल बदल विरोधी कानून कौन सी अनुसूची में है। मैंने आपको बताया दोस्तों, पहले बता चुका हूँ आपको काफ़ी बार। जो दल बदल विरोधी अधिनियम है ये दोस्तों अनुसूची 10 में आता है, अनुसूची 10 में। और कौन सा संविधान संशोधन है? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में दोस्तों ये दल बदल कानून है ये लाया गया था, ठीक है। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, यानी कि 1985 में प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे दोस्तों राजीव गांधी। तो इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखिए 3 नंबर का प्रश्न है, भारत में शून्यकाल में संसद में हस्तक्षेप की प्रथा का प्रारंभ हुआ। तो यहाँ पे दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ शून्यकाल की, ठीक है। और शून्यकाल का जो प्रारंभ है वो कब हुआ ये अपने को इसमें बताना है, ठीक है। चारों ऑप्शन आपके सामने है, देखिए दोस्तों यहाँ पे। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों 1962 में, ठीक है। 1962 में शून्यकाल आया था। अब ये शून्यकाल होता क्या है? तो देखिए, पहले होता है प्रश्नकाल, ठीक है। और प्रश्नकाल के समाप्त होते ही, यानी कि प्रश्नकाल है वो 12 बजे समाप्त होता है। प्रश्नकाल है ये 12 बजे समाप्त होता है, जिसे शून्य समय भी कहा जाता है। सदन के कुछ सदस्य बिना नोटिस के अत्यंत जरूरी लोक महत्व के मुद्दों को उठाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। लोकसभा के नियमों में इसका कोई उल्लेख नहीं है। भारत में यह प्रथा है ये 1962 से शुरू हुआ था, ठीक है। इसे शून्य घंटा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह लगभग 1 घंटे चलने लगा है। यह एक अनियमित प्रक्रिया है जिससे सदन का बहुमूल्य समय व्यर्थ होता है। जिस समय का उपयोग महत्वपूर्ण विधायी, वित्तीय अथवा अन्य नियमित कार्यों में किया जाना था, ठीक है। तो ये था अपना इसमें शून्यकाल, ठीक है। इसे भारतीय इनोवेशन भी कहते हैं, ये भी आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 4 नंबर का प्रश्न इसमें, यह कौन सुनिश्चित करता है कि भारत की संचित निधि से कोई भी धन संसद की स्वीकृति के बिना खर्च न किया जाए?
तो दोस्तों देखिए संसद ने क्या कर रखा है, समितियां बना रखी है, अलग अलग समितियां बना रखी है, ठीक है। और उन समितियों के आधार पर ही जो भारत का जो संचित निधि में जो धन पड़ा है उसको खर्च किया जाता है, ठीक है। भारत की जो संचित निधि से कोई भी धन संसद की स्वीकृति के बिना खर्च नहीं किया जाए तो यह सुनिश्चित करता है कौन, तो वह है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको अपन CAG बोलते हैं, केग बोलते हैं उसको, ठीक है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ही दोस्तों निर्धारित करता है कि जो भारत की संचित निधि से धन है, ठीक है, वो संसद की स्वीकृति के बिना खर्च नहीं किया जाए। जैसे आप सभी को पता है कि धन विधेयक आ गया, ठीक है, तो धन विधेयक संसद में तो जाएगा ही, तो वहीं से स्वीकृति मिलती है संसद से, ठीक है। तो ये निर्धारित करता है केग। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 5 नंबर का प्रश्न है, यदि एक अथवा उससे अधिक राज्यों की विधानसभाएं भंग की गई हो तो क्या राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराए जा सकते हैं। बहुत ही शानदार लेवल का प्रश्न है, टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यदि एक या उससे अधिक राज्यों की विधानसभा भंग हो गई हो तो क्या राष्ट्रपति चुनाव कराए जा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे अगर मैं बात करूं कि राजस्थान में सरकार गिर जाए और मध्य प्रदेश में भी सरकार गिर गई, ठीक है, वहां पे विधानसभा है वो भंग हो गई और राष्ट्रपति के चुनाव है, तो क्या राष्ट्रपति के चुनाव होंगे, क्योंकि विधानसभा के सदस्य तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल यहाँ पे राष्ट्रपति पद के चुनाव है वो करवाए जा सकते हैं, ये आपको इसमें याद रखना है। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 6 नंबर का प्रश्न है, सरकार को राजस्व एकत्रित करने का अधिकार किस विधेयक द्वारा प्रदान किया जाता है। सरकार को राजस्व एकत्रित करने का अधिकार किस विधेयक द्वारा प्रदान किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें वित्त विधेयक के द्वारा। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों जल्दीबाजी मत करना कि ऐसे सोचने लग जाओ कि मैं यार ये जो 25 क्वेश्चन है वो 5 मिनट में ही देख लूँ और मेरा काम खत्म हो जाए। देखिए प्रश्न पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि आपको वो प्रश्न भी याद रहे और उसका उत्तर भी याद रहे। आराम आराम से चलो, कोई जल्दीबाजी करने की जरूरत है नहीं। देखिए पढ़ते तो सब हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही सफल क्यों होते हैं, क्योंकि दोस्तों उनका पढ़ने का तरीका अलग होता है। वो जल्दीबाजी नहीं करते, जो भी पढ़ते हैं ठोस पढ़ते हैं, मजबूत पढ़ते हैं, इसलिए वो परीक्षा में पास होते हैं। उनका पढ़ने का जो तरीका है वो अलग होता है। 7 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कुल वैध मतों के 4% मत प्राप्त होने चाहिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जैसे मैंने कोई पार्टी बना ली, जैसे कि आराध्या RS एकेडमी एक राजनीतिक दल है, ठीक है, जो राजस्थान में चुनाव लड़ता है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसको राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान कराना चाहता हूं तो दोस्तों मुझे कम से कम कितने राज्यों में 4% मत प्राप्त करने होंगे वैध मतों का। तो देखिए मुझे टोटल 4 राज्यों में 4% वैध मत है वो प्राप्त होने चाहिए, किन्हीं 4 राज्यों में प्राप्त होने चाहिए, ठीक है। तो मुझे देखिए जैसे मैं राजस्थान से हूँ तो राजस्थान के बाद में मध्य प्रदेश, यूपी, महाराष्ट्र, ऐसे करके टोटल 4 राज्यों में पास होने चाहिए, ठीक है, 4% मत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर दोस्तों जो राष्ट्रीय दल की जो मान्यता है वो मिल जाएगी। आगे देखिए बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास उच्च न्यायालयों की स्थापना कब की गई। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में उच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो कब की गई, तो ये की गई दोस्तों 1861 में। ए नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन तथा भत्ते दिए जाते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन तथा भत्ते दिए जाते हैं, तो दोस्तों ये भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। भारत की संचित निधि से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन दिया जाता है, ठीक है, वेतन और भत्ते। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन केंद्रीय सरकार का सर्वश्रेष्ठ अशैक्षिक अधिकारी है? निम्न में से कौन केंद्रीय सरकार का सर्वश्रेष्ठ अशैक्षिक अधिकारी है? तो वो है दोस्तों इसमें कैबिनेट सचिव। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कैबिनेट सचिव। 11 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान किसकी सिफारिश पर दी जाती है? भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान किसकी सिफारिश पर दी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वित्त आयोग की सिफारिश पर। ठीक है, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वित्त आयोग। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 12 नंबर का प्रश्न है, किस उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र सबसे अधिक भूमि पर है? किस उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र सबसे अधिक भूमि पर है? तो वो है दोस्तों गुवाहाटी उच्च न्यायालय का। ठीक है, गुवाहाटी जो उच्च न्यायालय है, ठीक है, इसका जो क्षेत्र है वो सबसे अधिक भूमि पर है, यानी कि सबसे अधिक जगह पर ये उच्च न्यायालय है गुवाहाटी। और कहाँ पर है? तो ये असम में है। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 13 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष तथा कितने सदस्य हैं? अब दोस्तों देखिए यहाँ पे जो अध्यक्ष तो एक होता है और इसके अलावा 4 सदस्य होते हैं। और वर्तमान में दोस्तों जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, ये इसके अध्यक्ष कौन है? तो वो है एच.एल. दत्तू। कौन है? एच.एल. दत्तू, याद रखना। ठीक है, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य हैं वर्तमान में। तो इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी सिफारिशें दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा नहीं की गई? अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे देखिए कौन सी सिफारिशें दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा नहीं की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय। देखिए यहाँ पे बता देता हूँ आपको, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए एक राष्ट्रीय न्यायिक परिषद की स्थापना की जाए, ये सिफारिश है वो नहीं की गई थी। ठीक है, इसके अलावा जो लोकपाल को संवैधानिक का दर्जा दिया जाए, सूचना के अधिकार संबंधी अधिनियम के अंतर्गत संसद व राज्य विधानसभा सदस्यों को सार्वजनिक अधिकारी घोषित किया जाना चाहिए। तो ये दोनों हैं और डी नंबर का ऑप्शन भी इसमें सही है, लोकपाल को राष्ट्रीय लोकायुक्त का नाम प्रदान किया जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन, क्योंकि ये सिफारिश है वो नहीं की गई थी दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा। आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस अधिकारी को राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता? राष्ट्रपति है वो किसको नियुक्त नहीं करता? देखिए राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री को भी नियुक्त करता है। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। प्रश्न आया था फर्स्ट ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड जो टीचर की एग्जाम थी उसमें पूछा गया था कि प्रधानमंत्री होता है नियुक्त, मनोनीत, निर्वाचित, ऐसे 4 ऑप्शन थे। तो दोस्तों प्रधानमंत्री है वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए कौन से अधिकारी की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल सही है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, यानी कि ए, सी और डी तीनों की नियुक्ति करता है। लेकिन उपराष्ट्रपति की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति नहीं करता। ठीक है, तो इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ करने के लिए संसद के किसी भी एक सदन में कम से कम कितने सदस्यों द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना चाहिए? अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे देखिए दोस्तों बात हो रही है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ करने के लिए संसद के किसी भी एक सदन में कम से कम कितने सदस्यों द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना चाहिए? तो कुल सदस्यों का 25%, कुल सदस्यों का 25% इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे अगर मान लो 500 सदस्य हैं तो उसका 25% कितना होता है? आप सभी को पता है 125। ठीक है, कितना होता है? 125। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुल सदस्यों का 25%। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राष्ट्रपति ने आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर संकट की घोषणा सर्वप्रथम कब की? आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर
संकट की घोषणा है वो सर्वप्रथम कब की? तो आप सभी को पता है 1975, याद तो होगा इंदिरा गांधी, लेकिन आपको नहीं याद होगा, सुना होगा आपने, ठीक है। 1975 में इंदिरा गांधी ने दोस्तों आपातकाल लगा दिया था, तो वही यही था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा 1975, आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर लगाया था दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन निर्विरोध निर्वाचित हुआ? निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन निर्विरोध निर्वाचित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी हैं, ये निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 19 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति तभी अध्यादेश जारी कर सकता है जब, देखिए राष्ट्रपति है वो अध्यादेश जारी करता है 123 अनुच्छेद के अंतर्गत, ठीक है। आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति है वो अध्यादेश जारी करता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो है अध्यादेश कब जारी करता है, ठीक है। तो देखिए, संसद का अधिवेशन नहीं हो रहा हो तब दोस्तों राष्ट्रपति है वो अध्यादेश जारी कर सकता है, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और अनुच्छेद 123 है वो भी दोस्तों आपको इसमें याद रखना है। आर्टिकल 123, ये अध्यादेश जारी करने की शक्ति है जो राष्ट्रपति की होती है, ठीक है। और ये कब अध्यादेश जारी कर सकता है? जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राष्ट्रपति द्वारा प्रसारित अध्यादेश प्राय कितने समय तक रहता है, ये पूछना चाह रहा है ये, ठीक है। तो देखिए, अधिकतम 6 माह है, 6 सप्ताह तक लागू रह सकता है दोस्तों ये अध्यादेश, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, तो देखिए, संसद के अगले सत्र के प्रारंभ होने के पश्चात 6 सप्ताह तक ये लागू रह सकता है, ठीक है। तो इसका सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 6 सप्ताह तक, ठीक है। तो देखिए, इसमें अलग अलग है। देखिए, यह संसद के सत्र के शुरू होने के बाद 6 सप्ताह तक लागू रहता है। यदि संसद चाहे तो 6 सप्ताह से पूर्व भी इसे समाप्त कर सकती है, अर्थात अध्यादेश है ये अधिकतम की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो 6 माह है, 6 सप्ताह तक लागू रह सकता है, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, राष्ट्रपति जो कि भारतीय संसदीय व्यवस्था में राज्य का अध्यक्ष है, राष्ट्रपति जो कि भारतीय संसदीय व्यवस्था में राज्य का अध्यक्ष है, तो वो है दोस्तों कौन? तो वो है, केवल नाम मात्र की शक्तियां प्राप्त है राष्ट्रपति को, लेकिन जो वास्तविक शक्तियां होती है वो दोस्तों प्रधानमंत्री के पास में होती है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, ये भारतीय संसद व्यवस्था का अध्यक्ष तो है राष्ट्रपति, लेकिन इसके पास नाम मात्र की शक्ति है, सारे कार्य है वो प्रधानमंत्री करता है। आगे देखिए, राष्ट्रपति अपनी सविवेक शक्तियों का प्रयोग कब कर सकता है? राष्ट्रपति अपनी सविवेक शक्तियों का प्रयोग है वो कब कर सकता है? एक तो जब प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद में मतभेद हो तब कर सकता है सविवेक का प्रयोग, ठीक है। और दूसरा, नहीं, पहला गलत है इसमें, देखिए तब नहीं कर सकता जब प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद में मतभेद हो, तब राष्ट्रपति है वो अपनी सविवेक की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता, ठीक है। आगे देखिए, जब लोकसभा में किसी भी दल का बहुमत न हो तथा उसे प्रधानमंत्री को चुनना है, तो दोस्तों अपने सविवेक के अनुसार वो ऐसे कह सकता है कि हाँ मैं इसको प्रधानमंत्री बनाऊंगा, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकता है राष्ट्रपति, और फिर उसे 6 महीने में बहुमत साबित करना होता है। तो यानी कि बी नंबर का बिल्कुल सही है। तीसरा नंबर देखिए, इसमें जब वह मंत्रिमंडल द्वारा किए गए परामर्श को पुनर्विचार हेतु भेजने का निर्णय करता है, ये भी इसमें सही है। यानी कि इसमें बी और सी है वो दोनों सही है, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है डी नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 23 नंबर प्रश्न है, 2005 में यूपीए सरकार द्वारा गठित दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मैंने अभी आपको बताया था दूसरे प्रशासनिक आयोग के बारे में, ठीक है। तो कौन सी सिफारिशें नहीं थी?
उसके बारे में बताया था। तो दूसरा जो प्रशासनिक आयोग गठित किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो वो है वीरप्पा मोइली। कौन थे? वीरप्पा मोइली। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अब तक राष्ट्रपति द्वारा कितनी बार वित्तीय संकट घोषित किया गया है? अब तक राष्ट्रपति द्वारा कितनी बार वित्तीय संकट घोषित किया गया है? वो है दोस्तों वित्तीय, यानी कि वित्तीय आपातकाल की बात हो रही है यहाँ पे, तो वो है अनुच्छेद 360, और 360 का प्रयोग है वो अभी तक एक बार भी नहीं हुआ है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और आज का अपना अंतिम प्रश्न है, संसद की अनुमति से राष्ट्रीय संकट अधिक से अधिक अनिश्चित काल के लिए लागू रह सकता है। ठीक है, संसद की अनुमति से राष्ट्रीय संकट अधिक से अधिक अनिश्चित काल के लिए लागू रह सकता है। आपको ये 25 प्रश्न है वो कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं। और रोजाना आपको सुबह है वो टॉप 25 प्रश्न दिए जाते हैं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आपने प्रश्न देखे होंगे, मजा आया होगा, और जुड़े रहिए आराध्या आर एस अकेडमी के साथ में। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आराध्या आर एस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।